हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम आज बात कर रहे होंगे यूनिट 3 पे, जिसमें हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के विषय में पढ़ रहे होंगे, जिसे हम हिंदी में स्वालीनता विकार कहते हैं। तो क्या होता है स्वालीनता, इसके विषय में हम जानेंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पर आप इन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो स्वालीनता है उसका क्या मतलब होता है, तो आगे की चीजों को हम बहुत बेहतर समझ पाएंगे। स्वालीनता जो है वो ग्रीक शब्द आटोस से बना है, मतलब स्वालीनता हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन ये स्वालीनता अंग्रेजी में हम स्वालीनता को ऑटिज्म कहते हैं। और ये जो ऑटिज्म शब्द है वो ग्रीक भाषा से आटोस से बना है। ग्रीक भाषा का एक वर्ड है आटोस, तो इसी आटोस से जो ऑटिज्म है वो बना हुआ है। और इस आटोस का मतलब होता है अपने आप में खो जाना। अगर हम हिंदी में इसको देखें तो लिखा है स्व प्लस लीनता, अगर इसको तोड़कर पढ़ें तो लिखा है स्व प्लस लीनता। इसका मतलब है कि स्व मतलब होता है खुद में और लीन मतलब खो जाना। तो जब कोई बच्चा खुद में ही खो जाए, अब खुद में खोने का मतलब ये है कि बच्चे को बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना हो, उसकी अपनी दुनिया खुद के ही अंदर हो, वो खुद से ही बातें करे या जो है बिल्कुल चुपचाप सा रहे, इस तरह का जो बच्चा होता है, तो ऐसे बच्चों को हम ऑटिज्म वाले बच्चे कहते हैं। स्वालीनता से जो प्रभावित बच्चे में जो व्यवहारिक और सामाजिक बोलचाल जो क्रियाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। मतलब आप लोगों ने एक मूवी अगर नहीं देखी है तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप वो मूवी देखें। बर्फी करके एक मूवी है जिसमें स्वालीनता के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो बहुत अच्छे से चीजों को समझने के लिए जब हम कोई मूवी देखते हैं ना तो पूरी तरह से, क्योंकि हम 2 ढाई घंटे पूरी तरह से उसमें खोए रहते हैं, तो हम बहुत अच्छे से उस पूरे कैरेक्टर को समझ जाते हैं। तो बर्फी एक बेहतर मूवी है, आप देख सकते हैं स्वाधीनता को समझने के लिए। ऐसी बहुत सारी मूवियां हैं, बट बर्फी जो है वो एग्जाम में भी पूछी जाती है कि बर्फी मूवी जो है वो किस डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, तो फिर आप वो देख सकते हैं। तो स्वालीनता से जो प्रभावित बच्चे रहेंगे, इनका व्यवहारिक कौशल जो होता है वो प्रभावित होता है। देखिए, व्यवहारिक कौशल क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं, तो हमारे अंदर धीरे-धीरे समाज के लोगों को देख करके, उनसे बातें करके हम सामाजिक कौशलों को सीख जाते हैं, व्यवहार करना सीख जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो समाज के साथ उतना जुड़ाव नहीं रख पाते, तो व्यवहारिकता भी इनमें कम होती है। सामाजिक जो बोलचाल है, क्योंकि लोगों से उतना बात नहीं करते, तो फिर वो चीज़ें भी प्रभावित हो जाती हैं। शारीरिक विकास, मतलब वैसा तो जनरली ऐसा नहीं है कि स्वालीन वाले बच्चों का शारीरिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक जो है वो बच्चे प्रभावित हो जाते हैं, मतलब शारीरिक बनावट में थोड़ी बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। सुनने इत्यादि समस्याओं का एक मिला-जुला रूप होता है, मतलब जो बच्चे स्वालीन होते हैं उनमें सुनने संबंधी जो समस्याएँ हैं वो भी पाई जाती हैं। अमूमन हर बच्चों में पाई जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अगर स्वालीन होते हैं, तो क्योंकि उनका जो ध्यान होता है ना वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर होता है। तो जब आप कभी भी, जैसे हमने एक पढ़ा होगा आप लोगों ने टाइप ऑफ हियरिंग लॉस में, कि एक मनोवैज्ञानिक जो होता है वो श्रवण बाधिता होती है। तो मनोवैज्ञानिक श्रवण बाधिता क्या होती है? जिसमें हमारे किसी भी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इंसान इतना तनाव में रहता है ना, या उसके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि वो समझ नहीं पाता कि कोई उसको बुला रहा है। आप लोगों ने भी कभी-कभार फील ज़रूर किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और बैठे हो या कुछ सोच रहे हो, उस स्थिति में हमें कोई बुलाता है तो हम उसकी बातों को नहीं सुन पाते। तो ऐसे बच्चों में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि ये पार्टिकुलर किसी एक विषय को लेकर या किसी एक चीज़ को लेकर बहुत एकाग्र हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से बाहरी जो ध्वनियाँ हैं इनके कान तक नहीं पहुँच पाती, या ऐसा इनका मनोवैज्ञानिक ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से ये मतलब कान में कोई फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये सुनने संबंधित इनको समस्याएँ ऐसी महसूस होती है कि ये सुन नहीं पा रहे हैं। स्वालीनता से जो प्रभावित बच्चे होते हैं, इन 3 वर्ष की अवस्था तक जो है वो इनको हम पहचान सकते हैं। और सेम ऐसी ही डेफिनिशन आपकी दी गई है और आपको हमें कमेंट करके बताना है, क्या आरपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी में स्वालीनता जो है वो ऐड हुआ था या नहीं हुआ था? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
स्वालीनता की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, ये बहुत मतलब कॉमन सी परिभाषा है जो हर बार आपको पूछी जाती है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि स्वालीनता एक विकासात्मक विकलांगता है। विकासात्मक विकलांगता का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसा डिसऑर्डर जो जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा हो, उस डिसऑर्डर का भी जो लेवल है वो इंक्रीज कर रहा हो। जैसे बच्चा पहले थोड़ा-सा प्रभावित हो, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ रहा हो, तो बच्चे भी धीरे-धीरे प्रभावित हो रहे हैं। या जैसे-जैसे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे-वैसे डिसऑर्डर भी आगे बढ़ रहा हो, तो वो एक प्रकार का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। जो मुख्य रूप से बच्चे की जो शाब्दिक संप्रेषण है, जो अशाब्दिक संप्रेषण है, शाब्दिक का मतलब जो कम्युनिकेशन है, जैसे हम वाणी का इस्तेमाल करके जो कम्युनिकेट करते हैं, या फिर जो हम लिखित रूप में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या फिर हम सांकेतिक रूप में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इन सभी को प्रभावित करते हैं। ऐसे बच्चे ना आप ऐसे अमूमन समझ लीजिए कि मतलब बिल्कुल अपने आप में खोए रहना, किसी एक चीज़ को जो है बार-बार फॉलो करते रहना या किसी एक ही बात को जो है वो दोहराना। और सामाजिक जो अंतःक्रिया है, क्योंकि समाज के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता ना, क्योंकि बच्चे बोलते ही नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते कि मतलब वो बाहरी दुनिया से बात करें, खुद में ही रहते हैं, खुद किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, अजनबियों को देख कर के घबरा जाना, ठीक है? या किसी भी अपनी स्थितियों में थोड़ा-सा भी परिवर्तन होना, तो वो उनके लिए मतलब एक मानसिक तनाव बन जाना, इस तरह की समस्याएँ ऐसे बच्चों में देखने को मिलती है। और अगर किसी भी बच्चे में जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्वालीन है, तो जैसे उसकी उम्र 2 साल, ढाई साल होगी, तो हम बिल्कुल उसके बिहेवियर को देख कर के ये पहचान सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज़्म है। ठीक है? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑटिज़्म के शिकार हुए हैं, ठीक है? तो ऐसा मतलब जैसे आप लोगों ने हियरिंग इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा केसेज़ अपने आस-पास देखे होंगे, ऐसे ही आज के समय में अगर हम बात करते हैं, तो ऑटिज़्म भी एक प्रकार का ऐसा ही डिसऑर्डर बन गया है, जो लगभग-लगभग हियरिंग इम्पेयरमेंट या विज़ुअल इम्पेयरमेंट कंपैरिज़न में जो है वो लगभग लेवल में जो है वो बिल्कुल सेम अब देखने को मिल रहा है, ठीक है? पहले केसेज़ कम दिखते थे, बट अभी अमूमन जो है इसके केसेज़ जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। स्वालीनता के अगर हम लक्षणों की बात करते हैं, तो असामान्य सामाजिक लक्षण होता है, मतलब जैसा एक नॉर्मल बच्चा बिहेव करता है उस तरह से ये बिहेव नहीं कर सकते। मतलब मतलब छोटे बच्चे हैं तो अमूमन खेलते हैं, लेकिन ये बच्चे बहुत ज़्यादा खेलेंगे नहीं। पर्टिकुलर अगर कोई एक खिलौना पसंद आ गया तो उसी के साथ खेलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी जैसे बच्चे को हम कुछ नई-नई चीज़ें देते हैं तो वो नई चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो ऐसा बच्चों के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो जो सामाजिक लक्षण होता है, वो बच्चे में बहुत कम देखने को मिलता है, या किसी से परिचय से बात करना, या जो है मतलब जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ खेलना, तो ये सारे गुण इनके बच्चों के अंदर नहीं देखने को मिलते। ये अमूमन वैसे बहुत ज़्यादा बच्चे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा बोल भी रहा है, कुछ केसेज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे बच्चे बोलते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं उतना ज़्यादा स्पष्टता नहीं रहती है, ठीक है? तो संप्रेषण में भी बच्चे को जो संप्रेषण कौशल है, उसमें भी समस्या होती है। कम भाषाई विकास, तो जैसे हम हमारा भाषाई विकास कब होता है? जब हम समाज में, क्योंकि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि लैंग्वेज जो है वो ऐसी एक संपत्ति है जो कि हम जो है वो एक्वायर करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम बाय बर्थ लैंग्वेज लेकर के आ रहे हैं। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, और बहुत ज़्यादा मतलब सुनने संबंधी समस्याएँ भी देखने को मिलती है कि आवाज़ को ग्रहण करने में समस्या है, आवाज़ को उत्पादन करने में भी समस्या है। तो जब हम बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब जब कोई ऐसा बच्चा जो ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा सुनता नहीं है, उसके लिए लैंग्वेज को एक्वायर करना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो इसी वजह से बच्चे की जो भाषाई विकास होती है, वो बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता है मतलब उतना अमूमन जितना एक नॉर्मल बच्चे का होता है, उतना नहीं होता है। संवेगात्मक अस्थिरता देखने को मतलब अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता, या सिचुएशन के हिसाब से वो अपने इमोशन को उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कब कैसा बिहेवियर करना चाहिए वो इन बच्चों की समझ में नहीं होता है। और एक इन बच्चों की ख़ासियत होती है कि एक वैसी ही दिनचर्या को ये फ़ॉलो करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर इनको 4 बजे चाय पीने की आदत है, और जो है वो 5 बजे जो है इनको कोई मैगज़ीन पढ़ने की आदत है। मतलब अमूमन जैसे मान लीजिए डेली लाइफ़ जैसे हम जीते हैं, तो अगर कोई एक पैटर्न इन्होंने फ़ॉलो कर लिया एक बार,
तो सेम वही डेली लाइफ ये बार-बार करना पसंद करते हैं। अगर इनके डेली लाइफ में कोई भी चेंजमेंट होता है, जैसे मान लीजिए 4 बजे चाय पीते थे, बट अब 4 बजे चाय नहीं मिल रहा है, तो वो आक्रामक हो जाएँगे। फिर उस समय वो कंट्रोल नहीं कर पाएँगे कि किस प्रकार के मतलब नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन ये बच्चे उतना ज़्यादा कंट्रोल जो है वो फिर सिचुएशन पे नहीं कर पाते हैं। एक जैसी ही दिनचर्या इन बच्चों में देखने को मिल जाती है। अगर हम स्वालीनता के प्रकार की बात करते हैं, तो वैसे तो स्वालीनता को कई सारे भागों में बाँटा जाता है, बट आपके लिए 2-4 प्रकार ही हैं, जो अगर आप जानते हैं तो बेहतर है। जैसे सबसे पहले आपका है एस्पर्जर सिंड्रोम। ये स्वालीनता का ना मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे बच्चे जिनको एस्पर्जर सिंड्रोम्स होते हैं, हमने आपको कई बार बताया है सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि जब गुणसूत्रों में असमानता पाई जाए, ठीक है? ये हेटेरोजेनियस भी हो सकता है और होमोजेनियस भी हो सकता है। आप जानते हैं टोटल अगर हम बात करते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, मतलब 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब सम हम कह सकते हैं मतलब सेम रहते हैं मेल एंड फीमेल में, और एक जोड़ा जो होता है वो 6 क्रोमोसोम होता है। तो अगर इन क्रोमोसोम्स में किसी प्रकार की कोई अनियमितता हो जाती है, या कोई भी मतलब संख्या घट जाए या संख्या बढ़ जाए, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, इसी स्थिति को हम सिंड्रोम्स कहते हैं। तो अगर किसी बच्चे में एस्पर्जर सिंड्रोम है, तो अगर उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर थोड़े बहुत स्वालीनता के लक्षण देखने को मिल जाएँगे, पर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। इसमें बच्चे की बौद्धिक क्षमता लगभग औसत होती है। और अगर हम बात करते हैं तो मतलब संप्रेषण भी बहुत कम प्रभावित होता है, दैनिक दिनचर्या भी इनकी बहुत कम प्रभावित होती है। मतलब बहुत हम क मतलब सबसे लोवेस्ट अगर हम कह सकते हैं कि बच्चे को इफ़ेक्ट कोई डालता है, तो वो आपका एस्पर्जर सिंड्रोम डालता है। एक मामूली-सा स्वालीनता इस ऐसे बच्चों में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और जो आपका अगला है बचपन विघटनकारी जो है वो हम विकार कहते हैं इसे, मतलब तो ये आपका क्या होता है, ये सबसे गंभीर जो होता है वो आपका होता है कि सबसे गंभीर स्वालीनता का अगर आपसे प्रकार पूछा जाए, तो यही आपका होता है जिसे हम बचपन विघटनकारी जो है वो आपकी विकार कहते हैं, या बचपन विघटनकारी स्वालीनता जो है वो इसको हम कहते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें बच्चे की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है, मतलब बच्चे बहुत जल्दी उसकी लैंग्वेज, उसकी सामाजिक कौशल, अगर किसी बच्चे को ये वाला डिसऑर्डर हो जाता है तो बच्चे बहुत कम उम्र में ही पूरी तरह से लैंग्वेज स्किल, सामाजिक कौशल, ये सब कुछ बच्चे खो देते हैं। इनका जो होता है मतलब बौद्धिक जो क्षमता है, मतलब सोचने समझने की जो बौद्धिक स्तर है, वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, मतलब उतना ज़्यादा इनके अंदर थिंकिंग जो कैपेसिटी है वो नहीं रहती है। अस्पर्जन सिंड्रोम के बच्चों की एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे बच्चों में ना कोई एक कौशल बहुत अच्छा पाया जाता है। जैसे मान लीजिए इनको मैथ में अगर इंटरेस्ट आ गया ना, तो मैथ तो मतलब ऐसा है कि अगर आपने कोई भी नंबर दिया तो बस सेकंड में ये कैलकुलेट करके आपको दे देंगे। तो अगर अस्पर्जर सिंड्रोम में क्या होता है कि बिल्कुल नॉर्मल सा प्रभावित होता है बच्चा, और अगर किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट बन जाता है, तो उस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कर जाता है। जैसे इंग्लिश में इंटरेस्ट है, तो इंग्लिश ऐसी बोलेगा कि नॉर्मल बच्चा बिल्कुल वैसी जो है वो इंग्लिश को बोल नहीं सकता, या इंग्लिश को उस प्रकार से नहीं समझ सकता है जितना वो बच्चा समझ लेगा। ठीक है? तो ये एक क्वालिटी होती है बच्चों में। लेकिन यहाँ पे बचपन विघटनकारी जो विकार होता है, यहाँ पर बिल्कुल मतलब बच्चा सबसे गंभीर स्थिति होती है। इसमें बच्चे की बौद्धिक क्षमता, सामाजिक कौशल, सब कुछ बहुत गंभीर स्तर पर प्रभावित हो जाता है। उसके बाद ऑटिस्टिक विकार होता है, और ये अस्पर्जर का एक पूरा मतलब सबसे, और अगर हम बात करते हैं जो अस्पर्जर सिंड्रोम था उसका पुराना अगर हम कहते हैं तो उसको हम ऑटिस्टिक विकार ही जो है वो कहा जाता था। और अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये भी तीव्र स्तर का होता है, बट उतना ज़्यादा अगर हम बात करते हैं उतना ज़्यादा भी प्रभावित नहीं करता है, मतलब बचपन विघटकारी जो विकार होते हैं उससे कम प्रभावित करता है आपका ये। तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद रेड सिंड्रोम होता है। रेड सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चे में जो विकासात्मक अवधि है, जैसे बच्चे 6 से 18 वर्ष तक की उम्र में होते हैं, तो आपको ऑटिस्टिक के जो लक्षण होते हैं फिर इनमें जो है वो दिखना धीरे-धीरे शुरू हो जाता है। और ये जो आपका डिसऑर्डर है, मतलब जो रेड सिंड्रोम होता है, ये महिलाओं में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपैरिज़न टू मेल। ठीक है? ये फीमेल्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, मेल्स में ये बहुत कम देखने को मिलता है। ना के बराबर रेट सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है। इसमें भी वही होता है, सामाजिक कौशल, संप्रेषण कौशल, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं, लेकिन रेट सिंड्रोम महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है और पुरुषों में जो होता है वो कम देखने को मिलता है। बहुत रेयर केस में किसी को रेट सिंड्रोम जो होता है वो होता है।
ये सभी जो है वो शालीनता के ही कुछ प्रकार हैं। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैसे हम शालीनता वाले बच्चों को क्या-क्या हम जो है वो कैसे हम इन बच्चों की शैक्षिक जो निहितार्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे हम शिक्षा में शिक्षा दे सकते हैं ऐसे बच्चों को। तो कुछ हम जैविक चिकित्साएँ हैं उनके थ्रू हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है? जैसे हम अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे हम मोटर स्किल बच्चों को सिखा दें या फिर बच्चे के माइंड डेवलप करने के लिए कुछ गेम्स के थ्रू हम इन बच्चों के माइंड को डेवलप करें, तो ऐसी हम क्रियाएँ बच्चे की कर सकते हैं। इनकी रुचि के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं। इनके व्यवहार का परिमार्जन कर सकते हैं। व्यवहार परिमार्जन का मतलब होता है कि जैसे किसी बुरी आदत को एक सही आदत में कन्वर्ट करना व्यवहार परिमार्जन होता है या असामान्य व्यवहार को सामान्य व्यवहार में कन्वर्ट करना। ठीक है? जैसे मान लीजिए बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है क्लास में, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा कि हम मतलब बहुत गंदगी फैला रहा है, तो उसके व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए हम उससे उससे ही झाड़ू लगवाएँ, उसको समझाएँ कि हाँ, सफाई की महत्व क्या होती है। तो इस तरह से बच्चे की जो भी बिहेवियर अगर बच्चे में दिख रहा है, जो असामान्य है, उसको बदलने में हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। सामाजिक कौशल हम बच्चे को सिखा सकते हैं, उठना, बैठना, बात करना, ठीक है? थोड़ा बहुत मतलब ऐसे डांस के मतलब ना बहुत सारे नाटक होते हैं, नाटक के थ्रू जो है वो हम बच्चों को समाज के साथ घुलने-मिलने के जो अवसर हैं, वो दे सकते हैं। और ऐसे लोग बच्चों के लिए जो परामर्श सेवाएँ होती हैं, जैसे काउंसलिंग होता है, तो अलग-अलग काउंसलर के थ्रू हम इनको उनके पेरेंट्स को, बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। और खान-पान संबंधी जो चीज़ें हैं, उसपे थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं। इनकी डेली लाइफ़ जो डेली रूटीन है, उसको थोड़ा-सा मेंटेन हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं, तो फिर हम बच्चे को एक बेहतर एजुकेशन जो है वो हम दे पाएँगे। उसके बाद हम बहुत सारे टेलेंट्स हैं, वो टेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। वैसे जनरली अगर किसी बच्चे को बहुत गंभीर मतलब जो है वो शालीनता हो जाता है, तो वो बच्चे मतलब उनको हम बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं सकते हैं क्योंकि बौद्धिक स्तर इन बच्चों का बहुत लो हो जाता है। लेकिन हाँ, ऐसे भी केसेज़ हैं कि अगर किसी बच्चे में ऐसा है कि वो सलीम तो है, लेकिन अगर किसी विषय में मान लीजिए उसका इंटरेस्ट है, तो फिर उसको पढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे केसेज़ होते हैं जहाँ पे हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि बच्चे की जो लेवल्स होते हैं ना मतलब किस टाइप ऑफ मतलब किस लेवल में जो है वो बच्चे को सलीमता हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है? जैसे आप मान लीजिए एस्पर्गर सिंड्रोम है, तो पढ़ा-लिखा सकते हैं, लेकिन रेट सिंड्रोम हो जाए, ठीक है? तो या बचपन में गिरफ्तारी वाला विकार हो जाए, तो उस स्थिति में नहीं कर सकते हैं। तो अलग-अलग लेवल्स होते हैं, तो लेवल पे डिपेंड करता है कि हम बच्चे को एक प्रॉपर एजुकेशन दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है? थोड़ा-सा लेट हो सकता है कि मतलब जैसे टाइम मिलता है, मैं आपके लिए चीज़ें करवा देती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आरटीआई की तरफ से या फिर जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें रहेंगी, वो सारे मटेरियल आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएँगे। और जिन बच्चों को बुक्स लेनी हो, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। 100% सिक्योरिटी के साथ वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएँगी और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मैसेज करें तो अपना नाम आप उसमें ज़रूर लिखें। आपको किस ईयर की बुक चाहिए वो आप ज़रूर मेंशन करें कि हाँ, मुझे किस ईयर की बुक चाहिए है। साथ ही साथ आप फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, ठीक है? और आप किस स्टेट से हैं, आपका एचआई है, वीआई है, वो सब भी चीज़ें ज़रूर मेंशन करें। ठीक है? क्योंकि मतलब वो मतलब जो भी आपके मैसेज हैंडल कर रहे हैं, मुझे बार-बार जो है ये चीज़ें बोल रहे हैं कि आप बच्चे से ज़रूर कहें क्योंकि बच्चे क्या हैं कि हाय का मैसेज करेंगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं हाय का मैसेज करेंगे, उसके बाद जो है वो फिर आप उनसे पूछेंगे कि नाम क्या है? तो फिर ना वो नाम बताएँगे, फिर आप उनसे दोबारा पूछेंगे किस स्टेट की बुक चाहिए तो वो चीज़ें वो बताएँगे। तो ये मतलब एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना, थोड़ा-सा आप भी अपने सेंस का इस्तेमाल करें और इस तरीके से चीज़ों को करके भेजें जिससे चीज़ों को आगे प्रोड्यूस करने में कोई हमें दिक्कत ना हो। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।